देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत भारत चीन टकराव की खबरों के साथ। कोर कमांडर की बात के बाद इंडिया चाइना में किस बात पर सहमति बनी है, भारत ने पहली बार हांगकांग मुद्दे पर क्या कहा, ग्लोबल टाइम्स में क्यों स्वीकारा कि भारत ने आर्थिक मोर्चे पर चीन को मारा। इन खबरों के साथ भारत चीन सीमा विवाद की 9 सबसे बड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव। भारत चीन में कमांडर स्तर की बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। अब चीन भारतीय जमीन को खाली करेगा, साथ ही दोनों देशों में डिसएंगेजमेंट के बाद 72 घंटे तक एक दूसरे पर निगरानी रखी जाएगी। चीन एक तरफ बातचीत और सैनिकों की तैनाती कम करने की बात करता है, दूसरी ओर अपनी चालबाजी से भी बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन 20,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर चुका है, जबकि LAC पर चीन के 10 से 12,000 सैनिक बैकअप में तैयार हैं। LAC से 48 घंटे की दूरी पर चीन के शिनजियांग में 12,000 सैनिक हैं। चीन की सारी गतिविधियों पर भारत की पैनी निगाह है। LAC पर भारत चीन टकराव के बीच पाकिस्तानी आर्मी ने LOC पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने 20,000 अतिरिक्त सैनिकों को गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में तैनात किया है। साथ ही चीन ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधि बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन अल बद्र से बातचीत की है। लद्दाख में LAC पर सीनाजोरी के बाद चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। चीन ने नेपाल के रास्ते भारत में 2 जासूस भेजे हैं। इनमें से एक तिब्बती चीनी सेना पीपुल्स आर्म्ड पुलिस का स्पेशल एजेंट है। इनके नाम ताशी और दोरजी बताए जा रहे हैं। तिब्बत का रहने वाला दोरजी चीनी सेना का स्पेशल एजेंट बनकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अपना नेटवर्क खोलना चाहता है। चीन को भारत ने बुधवार को 2 झटके दिए। पहले सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने 4G नेटवर्क अपग्रेड का एक बड़ा टेंडर रद्द कर दिया। नए टेंडर में मेक इन इंडिया पर फोकस होगा। तो रेलवे ने भी थर्मल कैमरा खरीदने के लिए जारी टेंडर वापस ले लिया है। एक और झटके की आहट परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दे दी। भारत हाईवे प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों की एंट्री को बंद किया जा सकता है। UN में भी भारत ने चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। ताजा मामला हांगकांग का है। जेनेवा में UN के मानवाधिकार परिषद के 44वें सत्र में भारत ने कहा है कि हांगकांग में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीयों की स्थिति को देखते हुए भारत हांगकांग के हालात पर नजर बनाए हुए है। UN में भारत के राजदूत राजीव कुमार चंदर ने ये बातें कही। उधर चीन की साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ अमेरिका लगातार चीन पर हमलावर है। LAC पर ड्रैगन की दादागिरी मामले में भारत का साथ देने वाला अमेरिका ने अब हांगकांग मामले में चीन को फटकार लगाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन ने हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर UN में किए समझौते का उल्लंघन किया है। भारत चीन तनाव के बीच हांगकांग में एक बार फिर चीन के खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए। बुधवार को हांगकांग में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। चीन के लगाए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का विरोध किया। पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन लोग प्रदर्शन करते रहे। 23 साल पहले 1 जुलाई को ही ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन के सुपुर्द कर दिया था। भारत में टिकटॉक के बैन होने से चीन को बड़ा झटका लगा है। चीन का मानना है कि महज टिकटॉक के बैन होने से ही उसे $6 बिलियन से अधिक का नुकसान होने वाला है। ऐसे में संभव है कि चीन अगले किसी भी विवाद को खड़ा करने से पहले कई बार सोचे। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने टिकटॉक के बैन होने से कंपनी को होने वाले नुकसान को लेकर ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे तोड़ा चाइनीज ऐप वीवो से नाता, प्रियंका गांधी क्यों होंगी लखनऊ शिफ्ट, आज MP में कौन कौन लेंगे मंत्री पद की शपथ। देश से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। भारत में 59 चीनी ऐप्स के बैन होने के बाद बुधवार को वीवो ऐप से PM मोदी ने अपने अकाउंट डिलीट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। VIP अकाउंट्स के लिए वीवो छोड़ना बेहद जटिल प्रोसीजर है, इसलिए आधिकारिक रूप से पूरा प्रोसेस शुरू किया गया। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट से फोटो, पोस्ट और कमेंट्स हटा दिए गए। पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने चीन मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, साथ ही सलाह भी दी। बीजेपी सांसद ने कहा कि आज का भारत 1962 का नेहरू युग वाला नहीं है। राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि जब पाकिस्तान और चीन साथ आ सकता है तो चीन मामले में कांग्रेस बीजेपी का साथ क्यों नहीं दे रहा। चीन और पाकिस्तान जैसे देश एक साथ हो सकते हैं तो कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भारत के साथ क्यों नहीं हो सकती। दिल्ली के लोधी स्टेट स्थित बंगला खाली करने के नोटिस के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ शिफ्ट हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका बहुत जल्द लखनऊ के कॉल हाउस में शिफ्ट होंगी। कॉल हाउस इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल का है। आपको बता दें कि प्रियंका पार्टी की महासचिव होने के साथ यूपी की इंचार्ज भी हैं।
मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कई दिनों से चल रहे मंथन को लेकर सीएम चौहान ने बुधवार को एक ट्वीट किया, इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार की शाम मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष पर हमले के विरोध में प्रदर्शन और सड़क जाम किया। इससे पहले बुधवार सुबह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष पर कोलकाता से सटे राजरहाट इलाके में हमला हो गया। घोष ने दावा किया है कि उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई है और सुरक्षा कर्मियों की वजह से वे बाल बाल बच गए। 9 दिन अपनी मौसी के घर रहने के बाद बुधवार को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर लौट गए। भक्तों ने भगवान का रथ खींचकर मुख्य मंदिर पहुंचाया। दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुई रथ यात्रा मुख्य मंदिर में पहुंचकर 5:30 बजे समाप्त हुई। 1 घंटे तक भक्तों ने दर्शन किया, फिर विग्रहों को एक एक कर मुख्य मंदिर में प्रवेश कराया। राजौरी के केरी इलाके में बुधवार को सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि मौके से AK-47 और मैगजीन बरामद हुई है। तमिलनाडु के कुलडोर जिले में NLC इंडिया लिमिटेड थर्मल प्लांट में बॉयलर फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 17 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाका प्लांट के बॉयलर स्टेज 2 में हुआ। यहां काम कर रहे कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। कुड्डालोर स्थित ये प्लांट चेन्नई से 180 किलोमीटर दूर है। इससे पहले मई में भी प्लांट के बॉयलर में धमाका हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और 8 जख्मी हुए थे। अयोध्या में सावन के महीने में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर उन्हें न्योता दिया है। संतों ने इच्छा जताई है कि सावन के महीने में ही राम जन्मभूमि का पूजन हो। महंत नृत्य गोपाल दास का न्योता लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय दिल्ली पहुंचेंगे और पीएम को सौंपेंगे। बीते 24 घंटे में देश में क्या है कोरोना वायरस का ताजा अपडेट। कोरोना वायरस के नए लक्षणों से सावधान और ट्रंप ने क्यों कहा उन्हें चीन पर आ रहा है गुस्सा। कोरोना से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना। कोरोना वायरस से पूरा देश परेशान है। संक्रमण को रोकने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। अब तक कोरोना वायरस के कुल 9 लक्षण बताए जा रहे थे, लेकिन अब 3 लक्षण और जुड़ गए हैं। डॉक्टरों की माने तो बहती नाक, उल्टी आना और दस्त भी कोरोना संक्रमण की वजह हो सकती है। कोरोना के कुछ ऐसे मरीज भी सामने आए हैं जिन्हें पीठ में दर्द था। अगर आपकी कमर में तेज दर्द है, पेट में दर्द है, पैर की पिंडलियों में दर्द है या रैश पड़ गए हैं, तो ये भी कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में कोरोना संक्रमितों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया है। इस सेंटर को LNJP अस्पताल के साथ जोड़ा गया है। फिलहाल इस सेंटर पर 500 बेड तैयार है। यहाँ पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग सेंटर बने हैं। देश में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 19,424 नए कोरोना केस मिले हैं। वहीं एक दिन में 438 लोगों की मौत भी हो गई। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,05,216 हो गया है। वहीं कोरोना से देश में अब तक 17,848 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 63 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में तमिलनाडु देश का दूसरा राज्य बना हुआ है। यहाँ मरने वालों की संख्या 1,264 हो गई है। एक दिन में रिकॉर्ड 3,882 मरीज मिले। इस तरह अब राज्य में कोरोना के 94,049 मरीज हो गए हैं। अकेले चेन्नई में 60,553 केस हैं। तेलंगाना में 1,018 नए मरीज मिले हैं। इस तरह तेलंगाना में अब संक्रमितों का आंकड़ा 17,357 पर पहुंच गया है, जबकि मौत का आंकड़ा 267 पर पहुंच गया। वहीं आंध्र प्रदेश में मरीजों की संख्या 14,419 पर पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश में अब तक 193 मौतें हुई हैं, जबकि कर्नाटक में एक दिन में 1,272 नए केस मिले हैं। इस तरह कर्नाटक में अब आंकड़ा 16,514 पर पहुंच गया है। कर्नाटक में अभी तक इस बीमारी से 253 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गुजरात में भी तेजी से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में एक दिन में 675 नए मरीज की पहचान हुई है और अब इस तरह आंकड़ा 33,318 पर पहुंच गया है। अकेले अहमदाबाद में 21,128 केस हैं। गुजरात में एक दिन में 21 मौतें भी हुई हैं। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा अब 1,869 पर पहुंच गया है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 304 केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 42 केस जयपुर में आए, जबकि भरतपुर में 3 और जोधपुर में 26 नए केस सामने आए हैं। राजस्थान में अब तक 18,312 पॉजिटिव केस हैं। एक दिन में यहां 8 मौतें भी हुई। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 421 पर पहुंच गया है। राजस्थान में 3,317 एक्टिव केस हैं, जबकि 14,574 लोग इस बीमारी को मात देने में कामयाब रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में मरीजों की संख्या 19,170 पर पहुंच गई है। कोलकाता में 6,222, नॉर्थ 24 परगना में 3,086 और हावड़ा में 2,770 केस हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में अभी तक इस बीमारी से 683 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में एक दिन में 268 नए मरीज की पहचान हुई है। इस तरह अब ये आंकड़ा 13,861 पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में अभी तक 581 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा मरीज हो गए हैं। दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ 7,77,601 केस हैं। एक दिन में 1,80,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं। कोरोना का पहला मामला पिछले साल 31 दिसंबर को सामने आया। इसके 3 महीने में ही 200 से ज्यादा देशों की लगभग पूरी आबादी वायरस की चपेट में आई, जबकि इस बीमारी से 5,17,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 90,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में कहां पर पुलिसकर्मी का शव मिला, एक पत्नी ने बेलन से अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरें। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 2,442 नए मामले सामने आए, जबकि 61 लोगों की मौत हो गई। अब दिल्ली में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 89,802 पहुंच गई है। हालांकि इसमें से रिकवरी या अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 59,992 है। दिल्ली में अब 27,007 एक्टिव केस हैं। अब तक दिल्ली में कुल 2,803 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पहले से स्थिति सुधरी है और अब हालात काबू में है। दिल्ली में आज 67% मरीज ठीक हो चुके हैं। रोजाना मिल रहे नए केस और मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। इसे और भी कम करना है। केजरीवाल ने कहा कि 1 जुलाई तक हमें 60,000 एक्टिव केस की उम्मीद थी, लेकिन आज सिर्फ 26,000 एक्टिव केस हैं। अनलॉक 2 के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली में अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक रात की कर्फ्यू का समय 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। पहले रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहता था। इसके अलावा दिल्ली में फिलहाल मेट्रो, जिम व बार पर रोक बरकरार रहेगी। मेट्रो रेल सेवा, सभी शिक्षण संस्थान, होटल और अन्य हॉस्पिटलिटी सेवाएं, सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी अभी बंद हैं। अनलॉक 2 के पहले ही दिन गाजियाबाद पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए अनोखी पहल शुरू की है। सभी थानों पर तैनात रिजर्व फोर्स को कोरोना फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। ये टीमें वाहनों पर फ्लाइंग स्क्वाड का स्टिकर लगाकर अपने अपने थाना क्षेत्रों में गश्त करेंगी। यही नहीं, कोविड-19 को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर अगर कोई नियमों का पालन करते हुए नहीं पाया जाता तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और कोविड अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के छावला इलाके में बुधवार देर शाम एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस एनकाउंटर में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। जख्मी हालत में दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के हथे चढ़े इन बदमाशों पर इलाके के ज्वेलर और प्रॉपर्टी डीलर के घरों पर जबरन वसूली के लिए धमकाने का आरोप है। कुछ दिन पहले नजफगढ़ इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम पर इन बदमाशों ने फायरिंग भी की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। नोएडा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिवस पर ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया और कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे लोगों के लिए दुआ मांगी। नोएडा के सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस ने ई रिक्शा चालक हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। कत्ल के मामले में पुलिस ने ई रिक्शा चालक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि घटना वाले दिन नशे में घर पहुंचे पति से पहले पत्नी का झगड़ा हुआ। पति के बेहोश होने पर पत्नी ने ही बेलन से गला दबाकर उसकी हत्या कर शव को घर के बाहर फेंक दिया था। फिलहाल आरोपी पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दिल्ली के नरेला इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर फायरिंग कर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले अक्षय उर्फ पालदा गैंग के शार्प शूटर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस शूटर का नाम रवि है। गोली चलाकर रंगदारी मांगने की यह वारदात 23 जून की है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। आपको बता दें, अक्षय उर्फ पालदा फिलहाल हरियाणा की जेल में बंद है और सूत्रों की माने तो वहीं से अपना गैंग चला रहा है। दिल्ली के कैंट इलाके में दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बुधवार देर रात कैंट के पालम स्टेशन की ओर जाने वाले रेलवे ट्रैक के पास उसका शव पेड़ से लटकता मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में कहां पर पहुंचा कोरोना का मीटर, तो मायानगरी मुंबई में क्यों लगी धारा 144। 90 साल के कोरोना वॉरियर ने क्या संदेश दिया, 80 साल बाद इस बार क्या बदलेगा मुंबई में, आप देखिए टॉप 9 मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,537 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,80,298 हो गई है। वहीं 198 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 8,053 तक पहुंच गई है।
प्रदेश में कुल पॉजिटिव मामलों में 79,075 एक्टिव केस हैं, जबकि 93,154 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अकेले मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 80,000 के करीब पहुंच गया है। बुधवार को एक ही दिन में 1,487 मामले बढ़ने के साथ ही कुल संख्या 79,145 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में माया नगरी में 75 लोगों की मौत हो गई है। अब तक मुंबई में कुल 4,631 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी शहर में लगभग 30,000 एक्टिव केस हैं, जबकि लगभग 45,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक इसका पालन करना होगा। मीडिया, बैंक, IT सर्विस समेत कुछ अन्य क्षेत्र के लोगों को छूट दी गई है। इससे पहले महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया था। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में 1 जुलाई से 10 जुलाई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया गया है। इस दौरान दूध और मेडिकल सेवाओं के अलावा कोई और दुकान नहीं खुलेगी। आपको बता दें कि मार्च से लेकर अब तक मीरा भाईंदर में कोरोना संक्रमण के 699 मामले थे और 13 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई थी। लेकिन 1 जून से अनलॉक की शुरुआत के साथ ही इस मामले में संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ा है, जो 30 जून तक 3,592 तक पहुँच गया और 129 लोगों की मौत हो गयी। मुंबई में मिशन बिगिन अगेन फेज 4 की शुरुआत की गई है। BMC कमिश्नर IS चहल ने इस फेज में मुंबईकरों को और अधिक सहूलियतें दी हैं, जिसमें शादी समारोह में 50 लोगों के भाग लेने की अनुमति, बाल काटने की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक 90 साल की महिला ने कोरोना को मात दी है। अस्पताल से डिस्चार्ज होते वक्त महिला ने कहा कि इस महामारी में हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, बस आवश्यकता है तो खुद का खास ख्याल रखने की। महाराष्ट्र के वर्धा से कोरोना की दहशत का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक 47 वर्षीय शख्स की मौत के बाद उसका शव लेने से परिवार वालों ने मना कर दिया। दरअसल ये शख्स पिछले 10 दिनों से सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित था। लोगों को इस बात का डर था कि कहीं मृतक को कोरोना न हो। इसके बाद गांव के सरपंच ने एम्बुलेंस बुलाई और गांव के तहसीलदार ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। महाराष्ट्र की नागपुर केंद्रीय जेल में बुधवार को अधिकांश पुलिस कर्मियों सहित 44 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद जेल में संक्रमितों की संख्या 53 हो गई है, जिनमें 2 वरिष्ठ जेलर, 3 पुलिस उप निरीक्षक, 27 कांस्टेबल और 12 कैदी शामिल हैं। मंगलवार को जेल में तैनात 9 पुलिस कर्मियों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। मुंबई में इस बार लाल बाग के राजा का दरबार नहीं लगेगा। इसके बदले कोरोना मरीजों के लिए 11 दिनों तक रक्तदान और प्लाज्मा दान का शिविर लगाया जाएगा। 86 साल में ऐसा पहली बार होगा जब लाल बाग के राजा नहीं विराजेंगे। मुंबई में लाल बाग के राजा जहां विराजते हैं, वहां से थोड़ी दूर पर कंटेनमेंट जोन है। उत्तर प्रदेश में क्या है कोरोना का हाल? नकली मसाला फैक्ट्री का पर्दाफाश। ग्राम प्रधान और उसके वर्दी वाले बेटे ने कहा कि दबंग गई और डॉल्फिन देखकर अचंभे में क्यों पड़े लोग। बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 उत्तर प्रदेश बिहार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले लोगों को डरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 564 नए मरीज सामने आए और इसी के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 24,056 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। वहीं बात करें अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद की, तो यूपी में 718 लोग कोरोना की वजह से काल के गाल में समा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार में भी रोज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बिहार में अब तक 10,204 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 216 नए केस सामने आए। बिहार में 73 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 5 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। यूपी की अमेठी पुलिस ने राजेश मसाला के नाम पर नकली मसाला बनाकर व्यवसाय करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दूसरे जिले में संचालित फैक्ट्री को सील करते हुए पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। काफी मात्रा में नकली मसाला और रैपर के साथ 35 लाख के मिक्सिंग मशीन उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस की माने तो 23 जून को कुछ लोगों के द्वारा नकली मसाले को अमेठी कस्बे में बेचा गया था। यूपी पुलिस को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो देवरिया जिले के पूर्व थानाध्यक्ष का है, जिसमें थानाध्यक्ष अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं। अश्लील हरकत करने वाले पूर्व थानाध्यक्ष को कुछ दिन पहले लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। SP ने पूर्व थानेदार के ऊपर 25,000 रूपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। बिहार के पूर्णिया के परमान नदी में डॉल्फिन मिलने से इलाके के लोग आश्चर्यचकित हैं। दरअसल परमान नदी के किनारे मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल लगाया था, मगर उस जाल में गंगा से भटक कर आई डॉल्फिन फंस गई। काफी देर तक लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर ये कौन सा जलीय जीव है। डॉल्फिन को लोगों ने इस इलाके में पहली बार देखा था। हालांकि स्थानीय लोगों ने डॉल्फिन को जाल से मुक्त कर उसे वापस परमान नदी में छोड़ दिया। यूपी के हापुड़ में ग्राम प्रधान और उसके बेटे की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। मामला हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के छपकोली गांव का है। बेटे और पिता ने ठेला लगाने वाले युवक के साथ गाली गलौज की और फिर उसे बेरहमी से पीटा। ग्राम प्रधान का बेटा पुलिसकर्मी है, जिसने खाकी के रौब में कानून की धज्जियां उड़ाई। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
दिल्ली के तिहाड़ जेल में कत्ल की खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया है। एक कैदी ने जेल में लगी लोहे की छड़ से बहन के बलात्कारी का कत्ल कर दिया। दरअसल 2014 में दिल्ली के अम्बेडकर नगर इलाके में रहने वाले जाकिर की नाबालिग बहन के साथ मेहताब नाम के शख्स ने रेप किया था, जिसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद था। जाकिर बदला लेने के लिए साल 2018 में कत्ल के आरोप में तिहाड़ जेल गया और फिर वहीं उसने बहन के साथ रेप करने वाले शख्स की हत्या कर दी। यूपी में शिक्षकों के वेतन में फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया है। तकरीबन 3000 शिक्षक ऐसे मिले हैं जो एक ही पैन कार्ड पर वेतन ले रहे थे। वहीं 100 से अधिक ऐसे प्रकरण भी हैं जिसमें 2 शिक्षकों का वेतन एक बैंक खाते में जा रहा है। गृह विभाग ने मामले की जांच STF को दे दी है। वहीं अपर मुख्य सचिव बेसिक ने सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यूपी के मुरादाबाद में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल की अर्थी लेकर रैली निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। विरोध प्रदर्शन की शव यात्रा में शामिल कांग्रेसी सब्जियों की माला गले में डालकर तहसील पहुंचे। मोटरसाइकिल की अर्थी को फूंकने का प्रयास किया गया, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ज्ञापन लेकर सभी कांग्रेसियों को वापस भेज दिया गया। और अब देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 राज्य में। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इनामी नक्सली कमांडर डेविड को ITBP और DEF के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार देर रात जवानों ने करीब 11 बजे सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान करीब 9-10 नक्सलियों की एक टीम सामने आ गई और फायरिंग शुरू कर दी। वहीं मुठभेड़ के बाद पकड़ में आए नक्सल कमांडर डेविड पर 3 राज्यों ने इनाम रखा था। छत्तीसगढ़ सरकार ने ही डेविड के ऊपर 8 लाख का इनाम रखा था। डेविड के पास से AK-47 और पिस्टल भी बरामद हुई है। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार होने से पहले ग्वालियर की सड़कों पर प्रद्युमन सिंह तोमर को कैबिनेट मंत्री बनने की बधाई के पोस्टर पहले ही लगा दिए गए हैं। तोमर के समर्थन में उनके भाई देवेंद्र तोमर और उनके समर्थकों ने यह बधाई पोस्टर लगवाया है। तोमर के भाई ने पोस्टर पर लिखवाया है, मेरे बड़े भाई प्रद्युमन सिंह तोमर को कैबिनेट मंत्री बनने पर अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। डॉक्टर्स डे के दिन जब पूरा देश डॉक्टरों के त्याग और समर्पण को दाद दे रहा था, तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला चिकित्सालय में एक पुलिसकर्मी ने डॉक्टर और उनके सहयोगियों के साथ मारपीट कर दी। वहीं बचाव करने आए लोगों पर भी पुलिसकर्मी ने हमला कर दिया। मारपीट की घटना अस्पताल में लगी CCTV में कैद हो गई। MP के इंदौर में पुलिस चौकी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस चौकी के बाहर काफी लंबे समय तक हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस उस हंगामे को काबू करने में नाकाम दिखी। पुलिस ने मारपीट करने वाले दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस चौकी परिसर में हुई मारपीट का वीडियो अब वायरल हो गया है। MP की छिंदवाड़ा में हुई बारिश से ज्यादातर गांव पानी से लबालब भर गए हैं। बड़े गांव में स्थित राधा कृष्ण मंदिर बारिश के चलते पानी से भर गया है। मंदिर परिसर के चारों ओर बारिश की तेज धार है। आसपास के खेत बारिश के पानी की वजह से तालाब में तब्दील हो गए हैं। शहरी क्षेत्र का हाल ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हैं। असम के डिब्रूगढ़ में नहर में डूबने से 3 लड़कियों की मौत से पूरे अंचल में मातम पसरा है। नहर से स्थानीय लोगों ने तीनों लड़कियों के शव को बरामद कर लिया है। लोगों की माने तो तीनों लड़कियां सुबह नहर की तरफ गई थी। काफी देर बाद जब वो वापस नहीं लौटी तो उनकी खोजबीन हुई, जिसके बाद उनका शव नहर से बरामद किया गया। पुलिस ने तीनों किशोरियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए असम मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। असम में बाढ़ और इसकी वजह से विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन होने के कारण मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। असम के 33 जिलों में से 25 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बारपेटा, दक्षिण सालमार और नलबाड़ी सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की माने तो बराक घाटी को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों के 72 राजस्व क्षेत्रों में 2402 गाँव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर ने शिमला में जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में CM जयराम ठाकुर ने कोरोना काल में कार्यकर्ताओं को अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सेवा कार्यों और संवाद कार्यक्रम माध्यम से जनता के बीच धरातल पर अच्छा कार्य किया है। बैठक में प्रदेश के संगठन मंत्री पवन राणा भी शामिल थे। मानसून आते ही बिहार में नदियां उफान पर आ गई हैं। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा और सीतामढ़ी के तराई वाले इलाकों में कई गांवों में पानी घुस गया है, जबकि कई घर भी डूब गए हैं। महानंदा, कमला बलान, कोसी और बागमती के साथ गंगा में बढ़े जलस्तर से इन इलाके के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सरकार ने राहत कार्य के लिए NDRF की कई टीमों को तैनात किया है। तो न्यूज टॉप 9 में आपने देखा बिना ब्रेक के देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। फिर एक बार नई खबरों के साथ न्यूज टॉप 9 लेकर हम लौटेंगे सुबह 11 बजे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।